टॉपिक रहेगा हमारा गवर्नर। ठीक, तो गवर्नर जो है जैसे कि मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया था, जब हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं हम यूनियन और स्टेट का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यूनियन और स्टेट का हम कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ हम यूनियन को रख लेते हैं अपना, दूसरी तरफ हम स्टेट को रख लेते हैं। ठीक है, तीसरी तरफ हम स्टेट को रख लेते हैं। दोनों में सिमिलर काम करते हैं हमारे। ठीक, दोनों सिमिलर काम करते हैं, बट कभी 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 नहीं, मतलब कि स्टेट जो होता है हमारा उसके पास थोड़ी कम पावर होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे काम करता है। ठीक है, स्टेट में जैसे कि काम करेगी, यूपी की गवर्नमेंट यूपी के लिए काम करेगी, दिल्ली की गवर्नमेंट दिल्ली के लिए काम करेगी। ठीक है, हरियाणा की गवर्नमेंट हरियाणा के लिए काम करेगी। ठीक, बट ये अलग अलग सेपरेट काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट काम कर रहे हैं, वो स्टेट के अंदर आएगा हमारा। और जो यूनियन होती है वो यूपी, दिल्ली, ठीक है, और आपका हरियाणा, इसके लिए इकट्ठा होकर काम करेगी, कलेक्टिव काम करेगी। ठीक है ना, सबके लिए काम करेगी। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक, अब इसमें ये मेन डिफरेंस है इस दोनों का कि यूनियन जो है वो पूरी कंट्रीज के लिए काम करती है, सेंटर में होती है। स्टेट एक पर्टिकुलर टेरिटरी के काम के लिए काम करती है। वो स्टेट हो सकता है, यूटी हो सकती है, हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें हम क्या कंपैरिजन कर रहे थे कि अभी हम पढ़ रहे थे, एक था प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट थे हमारे, राष्ट्रपति थे जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और एक हमारा क्या है, ये गवर्नर है। ठीक, ये पढ़ रहे थे हम। तो मैंने बताया कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए प्रेसिडेंट को क्या बोल दें कि ये हमारा ना ये बड़े वाला भाई है, ये जो है ये बड़ा भाई है, तो गवर्नर क्या होंगे, हमारे छोटे भाई हो जाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, ये छोटे हो गए, ठीक, वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इट मीन्स क्या है कि पावर इनकी सिमिलर होती हैं, बट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे मैं स्टेट नहीं लिखूंगी, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। सारे जो एग्जीक्यूटिव जो भी आपके डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, बट ये क्या होते हैं, हमारे नॉमिनल होते हैं। ठीक है, नॉमिनल होते हैं। और ये हमारे किस लेवल पे काम करते हैं, ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट पे काम करेंगे। ये क्या होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे, हेड ऑफ द स्टेट। अब स्टेट हमारा कोई भी हो सकता है, हरियाणा हो गया, ठीक है, ठीक, और यूपी हो गया, और भी बहुत सारे स्टेट हो गए। स्टेट को हम इसे पर्टिकुलर टेरिटरी से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ठीक, आप ये समझ गए। सिमिलर पावर होती है, सिमिलर, बिल्कुल जैसे कि हमने प्रेसिडेंट, अगर किसी बच्चे ने प्रेसिडेंट को ढंग से पढ़ा होगा तो वो गवर्नर अपने आप समझ जाएगा। सिर्फ आर्टिकल का फेरबदल होता है, या थोड़ी बहुत कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर है, ठीक है, और हमारे गवर्नर के पास मिलिट्री पावर नहीं है। इमरजेंसी पावर लगाने की पूरी पूरी ताकत इनके पास है, बट लगवाने की, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है वो, कौन सा आर्टिकल हो, इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल में है, 352 में होती है, 356 में होती है, और 360 में होती है। तो ये जो 356 वाली जो इमरजेंसी है उसको लगवाने का काम गवर्नर करेगा। अगर गवर्नर नहीं कहेगा तो 356 कभी भी नहीं लगेगी। इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और इसको दूसरी लैंग्वेज में स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वो स्टेट इमरजेंसी होगी ना उस स्टेट के लिए। अब यहाँ पे स्टेट की बात बेटा राज्य से हो रही है, और जबकि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को किससे डिफाइन करते हैं, अपनी कंट्री से। ठीक, क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तभी तो हमने यही बोला था, हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यहीं पे कंपैरिजन कर रही हूँ, आगे सीएम पढ़ेंगे तो देखना फटफट होगा। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीएम। जो काम यहाँ पे राष्ट्रपति करेंगे वो काम यहाँ पे गवर्नर करेंगे। जो काम स्टेट में, सॉरी यूनियन में पीएम करेंगे वो काम सीएम करेंगे।
उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 रेक्टेंगल बना के मैंने बता दिया था आपको। यहाँ पे भी सेम काम वही होगा, यहाँ पे भी सेम काम वही होगा। यहाँ पे टॉप में कौन बैठे होंगे, इतनी पावर किसकी होती है, उधर गवर्नर की होगी, इधर प्रेसिडेंट की होगी। यही चीज पड़ी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा हो जाती है और लोकसभा हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में कौन बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। उधर कौन बैठेगा, इधर कौन बैठेगा, एमएलएस बैठेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये वाला क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सब में नहीं होती, सिर्फ 6 स्टेट है जो मैंने आपको बता रखे हैं। 6 स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी जो असेंबली होती है वो कंपलसरी होती है, क्योंकि बिना असेंबली के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और आजकल कौन सी जो असेंबली है, ठीक है, वो बड़ी चर्चा में है, दिल्ली। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोकसभा के चुनाव नहीं बोलेंगे, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर फेब में, ठीक है। अब आप देखेंगे हर जगह आपको होल्डिंग्स ही लगे हुए नजर आएंगे, है ना। हम दिल्ली बचाओ, कोई सब पार्टी के अपने अपने एजेंडे उठा लिए हैं। कि आम आदमी पार्टी बोलेगी कि भाई हमने अच्छा किया है, हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जो अपोजिशन में पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, नहीं कि आम आदमी पार्टी ने तो कोई काम ही नहीं किया, अब हमें क्या करना है, दिल्ली को बचाना है। तो सब ने अपने अपने एजेंडे लेके आए, सब अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। अब पब्लिक को देखो कैसे मैनिपुलेट कर पाता है, कौन कितना मैनिपुलेट कर पाता है, और हम फिर वहाँ पे जाके वोट डालेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट आएगी, ठीक। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट में मैंने आपको एक कंपैरिजन सा समझाया, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पेन में बार बार रख के भूल जाती हूँ। चलो अब ना हम ना पावर्स पे ही बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था सारा, ठीक। दोबारा से एक बार देख लीजिए, फंक्शंस एंड पावर। इनमें क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, सारे एग्जीक्यूटिव काम हम वहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम पे करते थे। देखो करेगा कौन, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट किसके नाम पे होंगे, कोई भी हम ट्रीटी करते हैं, कोई भी हम संधि करते हैं, कोई भी नेशनल तो होगा ही होगा, इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक हो, किसी भी तरीके की हो, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। तो ऐसी स्टेट अगर कोई भी कानून बनाएगा, ठीक है, कोई भी काम करेगा स्टेट, ठीक है, किसी भी तरीके का काम करेगा, वो किसके नाम पे करेगा, गवर्नर के नाम पे करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि उसमें आपको एडवोकेट को क्या करेगा, आपको एडवोकेट उसमें वो अपॉइंट करने की पूरी पावर होती है। चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन था, यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक। ये सब हमने, और लेजिस्लेटिव पावर थी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कानून, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब बना रहे हैं, और लेजिस्लेटिव विधायिका, ठीक है। अब जैसे लेजिस्लेचर है, ये क्या करेगा कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, काउंसिल की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि काउंसिल हर में नहीं है, ठीक। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी हमारा ये जो असेंबली स्टार्ट होगी, आप जैसे दिल्ली में जो असेंबली स्टार्ट होगी आफ्टर इलेक्शन, जर्नल इलेक्शन बोला जाता है, आफ्टर जर्नल इलेक्शन कोई भी कमिटमेंट होगा किसी भी चीज़ का, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रारंभ होगा, तो उसको कौन वो करेगा, फर्स्ट सेशन कौन करता है, कौन लेता है उसका, कौन, गवर्नर यहाँ पे। और वैसे अगर पार्लियामेंट का करते थे तो राष्ट्रपति लेते थे, ठीक है। वही है, डिसॉल्व करने की पूरी इनके पास पावर होती है, ठीक है। अगर काम नहीं कर रहे हैं आप, सबसे बड़ी पावर ना इनकी बच्चों ये होती है, सबसे बड़ी पावर 356 और 213, 356 213 आगे पढ़ेंगे। 356 तो सबको पता ही है, राष्ट्रपति शासन। जब तक गवर्नर नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, जो मशीनरी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है, असंवैधानिक रूप से काम कर रही है, ढंग से काम नहीं कर रही है, रूल्स रेगुलेशन जैसे फॉलो किए जाने चाहिए ऐसे वो काम नहीं कर रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सर हमें यहाँ पे ना इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और उस इमरजेंसी का नाम क्या दे रखा है हमने, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल ये नाम दे रखा है, ठीक।
जब तक प्रेसिडेंट इसको नहीं लगाएंगे, जब तक आपके गवर्नर उनको नहीं बोल देंगे। तो किसके पास ज्यादा पावर है? गवर्नर बोलेंगे तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि क्लास है, मैं क्लास लेना चाहती हूं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे राष्ट्रपति हूँ, सर को गवर्नर बना देते हैं, ठीक अब अगर गवर्नर बोलेंगे मुझे, मेरा मन है, ठीक है, कि मैं ना, मतलब कि नहीं मुझे क्लास नहीं लेनी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं क्लास ना लूँ, ठीक है, क्लास ना लूँ का मतलब कि इमरजेंसी में ना लगाऊं, ठीक, ऐसे समझिए इस चीज को। बट सर बोलेंगे कि नहीं लगानी पड़ेगी, जरूरी है, ठीक है, फिर वो टर्म कंडीशन बताएंगे कि नहीं अगर हम क्लास नहीं लगाएंगे तो बच्चों के एग्जाम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना, फोकस कैसे होगा, और ज्यादा छुट्टियां हो जाती हैं तो वैसे ही फोकस इधर उधर हो जाता है। ऐसे ही वहां पे गवर्नर बताते हैं प्रेसिडेंट को क्या, कि अगर हमने यहाँ पे आपकी इमरजेंसी नहीं लगाई, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम होगा तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पहली बार प्रेसिडेंट रूल बच्चों वैसे ही नहीं लग जाता है कि गवर्नर ने कहा और लग गया, परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है इलेक्शन, दूसरे भाषा में समझिए इलेक्शन। प्रेसिडेंट रूल अगर लग गया तो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो लग रहा है ना, उसको हटा के ही तो लग रहा है ना, तो इसका मतलब री इलेक्शन होंगे। री इलेक्शन का मतलब बहुत सारा फाइनेंस चाहिए, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा बजट पे, स्टेट के पे, और अगर स्टेट प्रभावित है तो यूनियन अपने आप प्रभावित होगी, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। और एक होती है 213, जैसे कि आप याद करिए प्रेसिडेंट की थी 1 2 3, कौन सी थी प्रेसिडेंट की 1 2 3 पावर? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। कब लगता था? इसको दोबारा से समझिए क्योंकि आगे ये आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट और गवर्नर में दोनों बात समझिए, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे गवर्नर हैं, ठीक है, ये यूनियन में है, यूनियन प्लस स्टेट दोनों के होते हैं भाई ये, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के माई बाप हैं, और ये केवल स्टेट के हैं, पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट है, यहाँ पे हमारा क्या है, पार्लियामेंट है, और वहां पे क्या होगी, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगी। मान लीजिए इसका भी सेशन नहीं चल रहा है और ना ही यहाँ पे सेशन चल रहा है, कंपैरिजन कर रही हूं मैं, और कोई ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि लॉ बनाना ही पड़ेगा। लॉ का फॉर्म आपको पता है कैसे बनता है, कि पहले लोकसभा में और राज्यसभा में पास होगा, फिर असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है, साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। किसकी ज्यादा जरूरत है, पार्लियामेंट की। सेम यहाँ पे असेंबली की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पास काउंसिल तो होती ही नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, उसके बाद गवर्नर के पास साइन के लिए भेजेगी, तब अगर वो साइन करेंगे तब वो एक्ट बनेगा। और अगर किसी के पास यहाँ पे काउंसिल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद काउंसिल में जाएगा, दोनों जगह, अगर दोनों हैं तो दोनों में जाएगा, इसके जैसा प्रोसेस हो जाएगा फिर, ठीक। फिर उसके बाद गवर्नर को देंगे, गवर्नर असेंट कर देंगे तो लॉ बन जाएगा, अगर प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे तो यहाँ पे इनका रोल खत्म हो जाएगा। वो सब चीजें समझ चुके हो। तो किसकी जरूरत होती है, इधर पार्लियामेंट की उधर असेंबली की। बट अगर ये चल ही नहीं रहे हैं और कैसी सिचुएशंस आ जाए कि हमें किसी भी चीज पे कानून बनाना पड़ जाए, तो वो पावर आर्टिकल 103 के अंदर होती है हमारी प्रेसिडेंट के पास, और यहाँ पे आर्टिकल याद रखना है ये 231, ठीक है, 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम टाइम पीरियड है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ आर्टिकल का चेंज है और नाम चेंज है। एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ गवर्नर है, सेम प्रोसीजर होगा। एक बिल या नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ठीक है, नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है, जिसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। मैक्सिमम इसके टाइम पीरियड कितना होगा, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ होगा। आपको पता ही है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हम एक संसद को कितने टाइम तक रोक सकते हैं, सेशंस को 6 महीने, उससे ज्यादा तो रोक ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो 6 महीने, इसलिए इसका भी मैक्सिमम रख दिया। अब क्या होगा, पार्लियामेंट चालू होगी, इधर असेंबली चालू होगी,
फिर ये उसको क्या करेंगे, रखेंगे असेंबली में या पार्लियामेंट में। और अगर पार्लियामेंट के पास भी कितना टाइम बचेगा, फिर 1.5 महीना, 1.5 महीना इनके पास बचता है उस चीज पे डिस्कशन करने के लिए। और उसको, उस नोटिफिकेशन को, वहां पे हम बिल नहीं बोलेंगे उसको, ऑर्डिनेंस को, एक्ट भी नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक। और एक्ट क्या होता है, कानून, ठीक, फर्क है दोनों में। और एक्ट जो है वो खत्म नहीं होता है, वो बन गया। ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट इसको प्रूफ ना करे, एक्सेप्ट ना करे, तो वो वहां पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ में आ गई। बट ये जो 6 महीने हैं, या जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जब से ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और पार्लियामेंट के प्रोसीजर तक, वो जस्ट लाइक ए एक्ट की तरह ही काम करेगा। वो ऑर्डिनेंस नाम है पर कानून की तरह काम करेगा। बट ऑर्डिनेंस को अगर पार्लियामेंट अपनी मंजूरी ना दे तो उसको खत्म किया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, एक्ट को नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है। सेम सिचुएशंस वहाँ पे है। तो गवर्नर की 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलग, मतलब कि एक तरीके से जो इनको मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द स्टेट बनाती हैं, वो यही है। आर्टिकल कौन सा बताया था अभी मैंने, 356 इमरजेंसी लगवाने की रिकमेंडेशन करना प्रेसिडेंट से, और 213 यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। जब असेंबली हमारी सेशंस में नहीं होती है, तब हमें अगर कोई ऑर्डिनेंस कानून बनाना है तो होता है, तो गवर्नर इस आर्टिकल का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस बना देते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटिव पावर जो सेम प्रेसिडेंट की थी वही हमने पढ़ी। पार्लियामेंट को क्या करना, सम्मन करना, है ना, प्रोरोगेशन करना उसका, ठीक है, और डिसोलेशन कर देना, सेम पावर इनकी भी यही है, ठीक है। कोई अगर बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है, उस पर संसद में डिस्कशन नहीं हो रहा, इधर असेंबली में नहीं हो रहा, तो उसके लिए स्पेशल क्या भेजना, नोटिस भेजना बाकायदा, यहाँ पे एमपीज के पास, यहाँ पे एमएलएज के पास। सेम सिचुएशंस वही है, कोई भी अंतर नहीं है। मैंने कहा था ना कि अगर आपको पार्लियामेंट का चैप्टर यानी कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव अच्छे से पढ़ना है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक ही फैमिली के 2 मेंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक। चलो ये हमारा हो गया सब, ठीक। अब हम ना फाइनेंशियल पावर पे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होगी। अब फाइनेंशियल पावर क्या होता है, जैसे वहां पे मनी बिल होता था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी मनी बिल ही होगा। वहां पे लोकसभा में होता था, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही होती है 6 को छोड़ के। बट अगर 6 हैं, आंध्र प्रदेश है ना जिसके पास दोनों है, कर्नाटका है जिसके पास दोनों, मैं कर्नाटक ले लेती हूँ कि कर्नाटक में मान लो मनी बिल पेश हो रहा है, तो होगा असेंबली में ही, काउंसिल में नहीं होगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल नहीं आएगा, आएगा असेंबली में ही, ठीक। और कौन उसको पहले परमिशन देगा, गवर्नर। वहां पे कौन देते थे, प्रेसिडेंट। तो मनी बिल की सेम, जो वहां पे फाइनेंशियल पावर हमारी प्रेसिडेंट की थी, वही फाइनेंशियल पावर यहाँ पे हमारी गवर्नर की है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल किसमें है, बजट 112, ठीक। बजट वर्ड का यूज ही नहीं है कहीं भी, ठीक। क्या वो यूज है हमारा वहां पे, एनुअल, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। सेम चीजें यहां पे कही गई है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट कब, जब ये सेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं, सेशन स्टार्ट करने वाले, सेशन स्टार्ट होने से पहले बजट का आना जरूरी है। वो कौन देखेगा, गवर्नर। भाई बजट ले आओगे सेशन से पहले, बजट को अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे जनता के सामने, तभी तो उस पर डिस्कशन करोगे, तभी तो हंगामा करोगे, है ना। बजट सेशन, क्यों बजट सेशन बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। पार्लियामेंट में ये नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने के बाद बजट आता है, सेशन स्टार्ट होने से पहले बजट आता है, फिर सेशन स्टार्ट होता है, फिर उस पूरे सेशन में बजट पे डिस्कशन होती है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा रिलीज होगा। गवर्नमेंट बोलती है हम इतना देंगे जी, इतना जरूरी है। अपोजिशन फिर कहेगा, वो फिर वो कहते हैं ना, वो ठोकते हैं, वो बेंच को मारते हैं उसमें, दम 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 करके ऐसे,
नहीं 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 इतना नहीं होगा, कम करो या ज्यादा करो, उस पर डिबेट चलती रहती है, ठीक है। ये मनी बिल मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, इनकी रिकमेंडेशन से आएगा, पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, नो डीम्ड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, कोई भी अगर ग्रांट चाहिए स्टेट को पर्टिकुलर, कोई भी ग्रांट अगर स्टेट को पर्टिकुलर चाहिए तो वो विदाउट गवर्नर की रिकमेंडेशन के नहीं होगी। किसी भी तरीके की ग्रांट हो, किसी भी तरीके की नहीं होगी, गवर्नर को देनी पड़ेगी। अब यहां पे आ जाइए, इट कैन मेक एडवांस, ये इसके पास स्पेशल पावर होती है फाइनेंस, एक तो नंबर 4 और एक नंबर 2, मनी बिल तो समझ गए हो। अब ये समझिए, ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द, एडवांस में दे रहा है कॉन्टीजेंसी फंड, ये क्या हो गया, कॉन्टीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, ठीक, आकस्मिक निधि, याद है या भूल गए? मैंने बोला था कि जैसे यूनियन की होती है ऐसे स्टेट की भी होती है। कॉन्टीजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में होता था? 267 का 1 यूनियन के लिए, 267 का 1 यूनियन के लिए होता था। और स्टेट के लिए कौन सा आएगा कॉन्टीजेंसी फंड? 267 का 2। स्टेट जो है वो सेपरेट रखता है अपना अलग कंटीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। दिल्ली में अचानक से कुछ हो गया, ठीक, तो दिल्ली में कंटीजेंसी फंड से आपको फंड रिलीज कराना है तो गवर्नर एडवांस में दे देंगे, असेंबली को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर कॉन्टीजेंसी फंड से निकालना है आपको, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है तो असेंबली की जरूरत लेनी पड़ेगी, जैसे कि हम वहां पे पार्लियामेंट में जाते थे, सेम प्रोसीजर है। बट यहाँ पे जो कंटीजेंसी है उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है आर्टिकल 261 के 2 में, जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट और यूनियन दोनों का एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 266 में, ठीक, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? वहां पे कौन करता था कंटीजेंसी फंड को? प्रेसिडेंट, बताया था ना मैंने कि कोई भी एकदम से इमरजेंसी आ गई तो प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट से नहीं पूछेंगे, पहले उसमें से पैसा निकलवा देंगे साइन करके, फिर बताएंगे कि पार्लियामेंट को कि भाई इतना पैसा निकाला डालो। अब पार्लियामेंट वहां पे उनसे रिक्वेश्चन नहीं कर सकता, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता कि क्यों दिए, ठीक। 30,000 करोड़ का एक है फिक्स अमाउंट, पहले 500 करोड़ हुआ करती थी कोरोना से पहले, पर कोरोना ने औकात याद दिला दी है ना कि 500 करोड़ कुछ भी नहीं है मेरे सामने, इसलिए इसको बढ़ाइए, ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि हर 100 साल में एक बार ना ये चीजें रिपीट होती हैं कि एकदम से कोई या तो ऐसी सुनामी टाइप से या कोई ऐसी बीमारी है ना, जैसे प्लेग 1920 में प्लेग फैला था, गांव के गांव साफ हो गए थे, लोगों के पास इलाज नहीं था। अब तो खैर हम हायर टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, ठीक है। अब उनके गणित के हिसाब से 2020 में होगा जी, कुछ हुआ, अब हम अपना गणित लगाए तो क्या बोलेंगे हम आगे, 2120 में कुछ ना कुछ होगा, ऐसी हम तो जिएंगे नहीं, हो या ना हो हमें तो कुछ पता है नहीं। बट ये बोला जाता है कि नेचर, देखो ये तो आपको भी पता है कि ये ह्यूमन वायरस था, मेड बाय ह्यूमन। अगर मान लीजिए जैसे पहले की उसमें क्या फर्क होता था कि जो होता था वो नेचुरली होता था, लैब में बनाया हुआ नहीं होता था, ह्यूमन जनरेटेड नहीं होता था, ठीक है, वो क्या होता था, नेचुरल होता था। और अब क्या है, एक तो नेचुरल तो होता ही होता है, ठीक है। आप ये उत्तरकाशी की प्रलय याद कर लीजिए, याद है 2013 में जो हुआ था, कितने हजार लोग मारे गए थे, पूरा का पूरा हरिद्वार उत्तरकाशी पहाड़ वहाड़ सब बह गए थे, ठीक है। तो वो किसके कारण हुआ, हम लोगों के कारण। नेचर के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो यही होगा ना, सुनामी आई थी वो इसीलिए हुआ, ठीक। तो नेचर को अगर डिस्टर्ब करोगे ना तो नेचर जब तक चुप है, जब तक चुप है, जब वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी तो इस हाल तक डिस्टर्ब कर देगी कि सब कुछ साफ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हम कहते हैं कि
तीव्रता इतने रिएक्टर स्केल पे इतनी मापी गई है, और यही तीव्रता अगर 4.8 हो जाती है ना, तो 4.3 से 8 आने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है आंकड़ों के हिसाब से, पर वैसे बहुत ज्यादा फर्क होता है। और यही अगर 8 आ जाए तो कुछ ना बचेगा यहाँ पे, खंडर। 8 अगर दिल्ली में आ जाए, 8 छोड़ो तुम 7 ही आ जाए, दिल्ली तो हमें ही खोखली है। दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर भूकंप आए तो तुम कहाँ भागोगे बचने के लिए? तो सेफ जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं? इसके पीछे जो पहाड़ वहाड़ ये है ना, ये एक, भाई मैं ज्योग्राफी के बारे में इतना डेप्थ नहीं जाऊंगी ना, मुझे इतना अच्छे से मैं आपको इस चीज को डिस्क्राइब कर पाऊंगी, बट बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है, ठीक। और पहाड़ी एरिया में भी जो चट्टान है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली चट्टान है। तो अगर सबसे बाद में कोई चीज दिल्ली की डिस्ट्रॉय होगी तो वो वाला एरिया होगा, ठीक है। बट अगर इस 7 पे या 6 पे दिल्ली में भूकंप आ जाए ना, और सिर्फ 1 मिनट ही रह जाए, सेकंडों में काम खत्म हो जाता है, तो दिल्ली में ना कुछ नहीं बचेगा। मैंने आपको एक बात बताई कि दिल्ली की सबसे सेफ जगह क्या है, ठीक है। सेकंडों में मामला पलटता है। 3 से 4 सेकंड अगर लगातार रह जाता है ना, आप देखते होंगे ना, जैसे सो रहे हैं सर्दियों में खासकर, गर्मियों में नहीं महसूस होता। गर्मियों में क्यों नहीं होता कि सबसे ज्यादा ना मैं पंखा बताता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम ज्यादा थक जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं तो हमें ना चक्कर चक्कर से आते हैं, तो हम यही सोच रहे, उस टाइम पे भूकंप आ रहा होता है पर हम ये सोचते हैं कि थक गए हैं, चक्कर आ रहा है ना, यही होता है। बट हमें सबसे ज्यादा किससे पता लगता है? पंखे से। अगर पंखा बंद और एकदम से हिलना शुरू किया, अरे भाई अर्थक्वेक आ रहा है ना, और तुरंत फिर सबके फोन चालू हो जाएंगे, कहाँ पे आया, कितने रेक्टर, कहाँ इसका मेन बिंदु था, ठीक है। हाँ, मुझे तो बहुत बार फील हुआ है, बहुत बार हुआ है मुझे तो। बट नहीं, मेरे को इस लेवल का फील नहीं हुआ कि भाई यहाँ की चीज वहां खिसक गई, नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा भाई, जैसे फैन हिल गया, या हम बैठे हैं वहाँ, एक बार वो मतलब कि जैसे ट्रे में चाय का कप रखा होता है, तो वो चाय का कप ऐसे ऐसे गड़गड़ सा हुआ, तो मैं बोली, मैंने कहा कुछ तो हो रहा है, मतलब मुझे फील नहीं हुआ कि मैं वो हो रही हूँ, बट कप हिला, कुछ नहीं होता। लेकिन देखो, नहीं ये होता है, देखो अगर छोटा लेवल का है, छोटे लेवल का है, छोटे लेवल का है, बहुत छोटे लेवल का है, सबसे आपका सेफ पॉइंट होता है कि कहीं बहुत ज्यादा चौड़ी जगह हो, वहां पे चले जाओ, वहीं बच सकते हो। टेबल है, टेबल, आप क्या सोच रहे हो कि टेबल के अंदर इतनी मजबूत लकड़ी होती है कि उसके ऊपर कुछ गिरेगा तुम्हें बचा लेगी? वो डबल दबोगे, लकड़ी भी टूटी, ऊपर से उसके ऊपर जो गिरेगा वो भी टूटा, तो डबल दबोगे, ठीक है। बट ये एक ना बच्चों हमारे यहाँ पे ना क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या माना जाता है कि जो हमारी ये जो शीशम की लकड़ी होती है, शाल की लकड़ी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम क्या पढ़ रहे थे, गवर्नर, और हम कहाँ पहुँच गए, शीशम की लकड़ी पे पहुँच गए, ठीक है। बट माना जाता है कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लोहा जो होता है, एंगल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, बट आज के टाइम में कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है भैया, सब में मिलावट है, ठीक है, सब में मिलावट है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि गारंटी वारंटी में आती कि 10 साल तक कुछ नहीं होगा, 1 साल में डैमेज खत्म, रस्ट लग जाता है चीज़ों में। सिर्फ और सिर्फ रेलवे का लोहा ऐसा है कि चाहे बारिश आओ, धूप आओ, आंधी आओ, तूफान आओ, कुछ नहीं होगा, पड़ा रहता है ना। हमारे यहाँ पे चोर बहुत है ना, हम इंडियन लोग चोर हैं पूरे, तो कहीं भी लोहा डालोगे या कुछ भी है, सब उठा उठा के ले जाते हैं, तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर तुम देख रेख नहीं करोगे, आप कहीं मकान बना रहे हो सुनसान से एरिया में, तुम वहां पे मटेरियल डालिया और वहां पे रखवाली के लिए बंदा ना रखो, सुबह तक कुछ ना मिले, ऐसा ही है, ये रियलिटी है, ठीक है। बट रेलवे का लोहा आप देख रहे हो ऐसे ही पड़ा रहता है पटरियों पे, कोई नहीं उठाता। गलती से उठा के लेके भी चले जाओगे ना तो लेगा ही नहीं खरीदने वाला। कबाड़ी जो है, मान लो उसको नॉलेज नहीं है और उसने गलती से उसको उठा लिया, कहीं ना कहीं तो सेल करने आएगा, उस लोहे को सर में थोड़ी ना मारेगा, या अपने घर में लगा लिया और किसी ने कंप्लेंट कर दी, घर में देख लिया तो वह ही परे तो बेचेगा। तो जो उसकी नॉलेज रखता है उसको कभी नहीं खरीदेगा, चोरी किया हुआ सोना हर चीज खरीद लेगा, रेलवे का लोहा नहीं खरीदेगा। लोहा है वो भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर नहीं खरीदेगा,
रसूका लग जाता है, देशद्रोह। अगर आप पे प्रूफ हो गया ना कि आपने ये चीज चुराई है और खरीदी है, तो रासुका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको वही देशद्रोह वाला मुकदमा चलेगा। क्यों? आपने कोई ऐसी चीज उठा ली, मान लो उसकी वहां पे रिक्वायरमेंट थी आधे घंटे बाद, उसको चेंज करना था, कोई ट्रेन आने वाली है 1 घंटे बाद, उससे पहले उसकी रिपेयरिंग होनी थी, वहां से तुमने वो चीज उठा ली, वहां पे वो चीज नहीं लगी, तो आप जान रहे 1 2 10 15 20 100 लोग नहीं होते ट्रेन में, हजारों की संख्या में लोग होते हैं। और जब आप देखते हो ना, अगर एक भी डब्बा पटरी से उतरता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और अगर पूरा का पूरा ही अगर ये चीज देशद्रोह वाला ना सिस्टम लगाए ना, तो पटरियां ही ना रहे भैया, रातों रात उखाड़ ले जाएं। इसीलिए ये कानून है। देख रहे हो ना, आपको रेलवे की वो लाइंस जो होती हैं वो ऐसी पड़ी रहती, कोई हाथ नहीं लगाता उनको, सबको पता है मर जाएंगे, इसको हाथ लगा दिया तो पकड़े गए तो प्रूफ हो गया, चलो भाई दोबारा गवर्नर पे आओ, ठीक है। और ये क्या करता है कि फाइनेंस कमीशन के लिए ना, फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 ईयर को ये क्या करता है, रिव्यू करता है, ठीक है, बातें नहीं, फाइनेंस कमीशंस को 5 ईयर पे ये रिव्यू करता है, ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत है नीचे, उनकी रिपोर्ट्स को भी ये रिव्यू करता है, देखता है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर हमारी गवर्नर की यही थी जो हमारी प्रेसिडेंट की होती है। अब जुडिकल पावर ऑफ द गवर्नर कौन सी है हमारी जुडिकल पावर ऑफ द गवर्नर। पहले ये क्या करेंगे, ग्रांट, पार्डन, रिप्राइव, रिस्प्राइट एंड रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, खत्म करना, है ना, पार्डन। सस्पेंड का दूसरा मतलब यहाँ पे पार्डन। याद करो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट याद आए, वहां पे डिटेल में कराया था आपको या नहीं कराया था? सेम सिचुएशन है, कुछ भी नहीं है। वहां पे क्या होगा कि यूनियन लेवल का कोई मैटर है, यूनियन लेवल का अगर कोई मैटर है तो उसको प्रेसिडेंट देखेंगे, बट यहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट से रिलेटेड, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी लॉ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी लॉ है, कोई भी मैटर है, उसमें ये क्या कर सकते हैं, अपनी पार्डन भी कर सकते हैं, रिप्राइव्स भी कर सकते हैं, रेस्प्राइट कर सकते हैं, रिमिशंस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब रिमिशन क्या होता है बताओ मुझे जरा, मैंने आपको बताया था रिमिशन, रिमिशन क्या होता है? नहीं, रिमिशन का मतलब है जिस फॉर्म में सजा मिली है सजा उसी फॉर्म में रहेगी, बस क्या हो सकता है उसकी टाइम पीरियड कम किया जा सकता है। जैसे आपको 10 साल की सजा मिली है तो सजा तो आपको रहना तो उसमें ही पड़ेगा जेल में, पर 10 साल से हम घटा के 6 साल कर सकते हैं, 8 साल कर सकते हैं, ठीक है, वो रिमिशन हो जाता है, ठीक है। रेस्पाइट क्या होता है, ठीक है, रेस्पाइट्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी लेडी है उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया, वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या होता है कि कठोर सजा नहीं दी जा सकती, या क्या कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं कर पाएगी, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन से ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खासकर मेंटल सपोर्ट। देखो ये चीज़ वाकई में फैक्ट है कि अगर कोई लेडीज़ किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसको सबसे ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया ना तो 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आने वाला बच्चा भी उसी लेवल का पैदा होगा। अब देखते होगे ना, कोई अगर प्रेगनेंसी में मार धाड़ वाली फिल्में देखेगी या वो करेगी तो बच्चा भी वैसा ही दुष्ट निकलता है, उसी टाइप से। ये वाकई में ही फैक्ट है। आप याद कीजिए अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा ही नहीं, उसके सामने कभी चक्रव्यूह आए नहीं, बट जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो अर्जुन ने अपनी वाइफ को सुनाई थी वो सब चीजें। तो बच्चा सब सुनता है, सब सीखता है, तभी कहा जाता है भैया गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। भाई पढ़ो, बट साथ के साथ दूसरी चीजें भी पढ़ो। गीता रामायण पढ़ के बच्चे को ले आए तो कुछ नहीं होगा इस समाज में, फिर तो उसको बेचारे को कोई पीट के चला जाएगा, वो बोलेगा भाई दोबारा पीट ले, मैंने तो यही सीखा है, मैंने तो यही सीखा है। तो आज की परिस्थिति में बच्चे को लड़ना भी आना चाहिए, बट लड़ना ऐसा नहीं है कि सर ही फोड़ दे, अपने हक के लिए लड़ो।
आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलो, आवाज उठाओ, बट ये नहीं है कि बिना बात की गड़बड़ कर दो, ठीक है ना। तो जब 8वें द्वार की या 7वें द्वार की जो भी चक्र था लास्ट, जब वो अर्जुन उनको सुना रहे थे तो वो सो गई थी और वहीं पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो गर्भ संस्कार इसको बोला जाता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मारधाड़ जरूरी थोड़ी ना। अब साउथ की फिल्मों में तो भैया मारधाड़ हो जाएगी, कोई कंप्लेंट नहीं होती। हर चीज रूल्स और रेगुलेशन से चलती है। डेवलपमेंट के लिए ऑनेस्ट होना भी जरूरी है, बट साथ के साथ क्लेवर होना भी जरूरी है। इतने भी सीधे नहीं होंगे कि आपको किसी ने, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 25,000 की रुपए की नौकरी पे रख रहे हैं और आपको 12,000 रुपये पकड़ा दिया और आप इतने सीधे हो जी चलो कोई बात ना 12 ही दे दो। नहीं, मेरा पे स्केल इतना है अकॉर्डिंग टू फलाना फलाना सेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, हमारे विभाग ने बात कही है। नॉलेज होनी जरूरी है। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आर्टिकल 32 बोलता है भैया सीधे पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या कोई बंदा अपनी सजा को भुगत रहा है वहां पर और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो नहीं कर पाएगा, मतलब उसको अगर अंदर रखा तो वो मर जाएगा, तो क्या किया जाता है कि उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा हार्श उनको सजा दी जाती है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में कर दी जाती है, ठीक है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ, कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार है और उसको हार्श सजा दी गई है। हार्श का मतलब कि सह शर्म बोलते हैं ना, सह शर्म, इट मीन्स काम करवाएंगे इससे और कठोर वाला काम होगा, ऐसा ही नहीं, ठीक, समझ में आ गई। एज ए प्रेग्नेंट लेडीज है वो कैसे हार्श सजा भुगत लेगी, ठीक, समझ में आ गया। तो क्या करते हैं, हार्श सजा को क्या कर देते हैं, लाइटर कर देते हैं, ठीक, या सजा को कम कर दिया जाता है, ठीक। आपने आगे कौन सा हमारा रेप्राइव्स, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है कि इसमें ना स्टे लगा देते हैं, ठीक है, स्टे लगा देंगे। उधर प्रेसिडेंट लगाते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव मामले में, स्टेट लिस्ट से जुड़े मामले में गवर्नर, स्टे लगा देंगे। सजा एज इट इज ही है, फांसी की सजा है किसी को तो थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा दिया कि भाई रुको अभी नहीं देनी है, स्टे लगा सकते हैं, बट सजा का ना तो फॉर्म बदलेंगे ना उनका टाइम पीरियड बदलेंगे, ठीक। ये हमारे जो थी वो पार्डनिंग पावर थी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम होती है, ठीक है। आगे क्या है, ही इज, ये क्या करेगा, प्रेसिडेंट, वैसे तो हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट, पढ़ा था अभी हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रही थी, मैंने तब भी आपको पढ़ाया, कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो उनकी भी जुडिकल पावर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, बट जो स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं ना, उनके जो जज नियुक्त होंगे ना, वो किसके रिकमेंडेशन पे होंगे, गवर्नर की। करेंगे प्रेसिडेंट ही, माई बाप हमारे प्रेसिडेंट ही यहाँ पे, बट जब तक कंसीडर नहीं करेंगे ये इनसे, ठीक है, कंसीडर, रिकमेंडेशन नहीं बच्चों, कंसीडर। याद करिए अपना कौन सा जज केस था, वो सेकंड जज केस ना भाई, कि कंसीडर का मतलब, या कंसल्ट का मतलब समझा दीजिए आप हमें, तो कंसीडर करेंगे। तो ये जुडिकल पावर है और मानते भी है प्रेसिडेंट बात, ठीक है, समझ में आई, ये हमारी जुडिकल पावर है, ठीक। आगे क्या होगा, ये क्या करेंगे, हमारी अपॉइंटमेंट्स, आपकी पोस्टिंग, परमिशंस जो होती हैं किसकी, डिस्ट्रिक्ट जज, नॉट हाई कोर्ट जज, नॉट हाई कोर्ट जज, ओनली डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे रोहिणी कोर्ट में कोई जज बैठा है ना, आपके पटियाला कोर्ट में कोई जज बैठा है ना, आपकी 30,000 कोर्ट में कोई जज बैठा है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको क्या करेंगे, उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ठीक है, और प्रमोशंस पे ये वो कर सकते हैं उनका, ठीक है, इनके पास पूरी की पूरी पावर होती है, ठीक है। ये क्या अपॉइंट्स और किसको करेंगे भाई, जुडिकल सर्विस में, न्यायिक सेवा में खाली वकील और जज ही नहीं होते, वकील और जज ही नहीं होते हैं न्यायिक सेवा में, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, एक होता है सूबेदार, नायब सूबेदार, कुछ इस टाइप से नीचे बैठे होते हैं, पीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उनको, ये पीपी बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस का बंदा भी होता है, तो इनको बोलते हैं जुडिकल सर्विस ऑफ द स्टेट,
ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्टेट से क्या करेंगे, स्टेट पब्लिक कमीशंस में, इसमें जुडिकल सर्विस में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में ये अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स को, इनके पास ये पावर होती है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे बट प्रेसिडेंट, बट कंसल्टेशंस ली जाएगी किसकी, आपकी गवर्नर की। ठीक है, अब यहाँ पे पार्डनिंग पावर मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ पे मैंने कंपेयर करके बता दिया कि प्रेसिडेंट के पास भी होती हैं, गवर्नर के पास भी होती हैं, अभी पढ़ा था। इसके बाद प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, डेथ सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड को क्षमा करने वाला अधिकारी। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मृत्युदंड को माफ नहीं करेंगे। ठीक है, डेथ सेंटेंस को माफ नहीं करेंगे, जिसको अगर फांसी की सजा दी जा चुकी है उसमें गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं होती है। ठीक है, बाकी इनकी सारी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे जो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, सारी जो पावर्स जो मैंने भी बताई सारी की सारी पावर्स होंगी, इवन कोर्ट जो मार्शल्स होता है यानी कि मिलिट्री कोर्ट में भी अप्लाई होती है। अगर मिलिट्री कोर्ट में किसी को क्या किया गया है, फांसी की सजा दे दी गई है, ठीक है, डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, या कोई और सजा दी गई है, तो मिलिट्री की कोर्ट में भी जो बंदे जो जिसको सजा मिली है यानी कि जो मुजरिम है इस टाइम, वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास अपनी अपील दायर कर सकता है सजा को माफ कराने के लिए, कम कराने के लिए, बट कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती। एक्सेप्शनल पावर है ना हमारे प्रेसिडेंट के पास, जबकि हमें पता है कि मिलिट्री का कानून ही अलग होता है, मिलिट्री चलती ही अलग कानूनों से है ना, समझ में आ गया। ठीक, अब ये देखो ये हमारी थी जुडिशियल पावर, अब है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सॉरी पोजीशन, प्रोविजन नहीं पोजीशन, यानी कि क्या स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है कि सारी स्थिति लाइक के प्रेसिडेंट की तरह होती है, बट इनमें से ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि वो की जा सकती हैं, खाली गवर्नर अपने दम पे करा सकता है उनको। ठीक है, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो गवर्नर अपने दम पे करा सकता है। द गवर्नर हैज सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूज बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, डायरेक्शन कौन इशू करेंगे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के डायरेक्शंस पे वो चलेंगे, उनसे सलाह लेंगे और तब उस चीज़ को करेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, आपको चीफ मिनिस्टर की सलाह भी ली जाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह भी ली जाएगी। ठीक, प्रेसिडेंट बताएंगे, प्रेसिडेंट ने बता दिया, गवर्नर ने फिर किसकी सलाह ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो हमारी असेंबली में बंदे बैठे हैं उनकी रिकमेंडेशन लेंगे, सलाह लेंगे और फिर उस डायरेक्शन पे वो काम करेंगे। कौन कौन से ऐसे आज तक चेंजेस हुए हैं जो बोलते हैं, महाराष्ट्र है एक जगह, पता होगा, जब ये अलग हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ विदर्भा एंड किसका, विदर्भा एंड मराठवाड़ा। ठीक, ये दो हैं, इनके लिए इन्होंने डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी थी, एक अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। जब महाराष्ट्र से अलग क्या हुए थे, विदर्भ और महाराष्ट्र मराठवाड़ा, तो इन दोनों के लिए अलग हो गए थे, तो इन दोनों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था। ठीक है, ऐसी गुजरात में जब कौन हुए थे, ठीक है, कच्छ के लिए, ठीक है, कच्छ और सौराष्ट्र के लिए इन्होंने डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही नागालैंड में क्या होता था, बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी, बहुत ज़्यादा लॉ का वायलेशन होता था। ठीक है, कानून का क्या होता था, मजाकी तरीके से समझ लीजिए, कभी कुछ घटना होगी छुटपुट चलती रहती थी। तो वहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे क्या किया, एक बोर्ड बनाया। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए बोर्ड बनाया नागा हिल्स के अंदर। ठीक है, असम है, देखो असम में ट्राइबल्स एरिया के लिए बनाया, ट्राइबल्स एरिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं अभी भी वो लोग संघर्ष करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बट आज स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मणिपुर में किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हिल्स एरिया के लिए, पहाड़ी एरिया के लिए मणिपुर में भी किया, फिर सिक्किम में किया इन्होंने। इसी तरीके से बहुत सारे, ज़्यादातर किस में किया गया, आपका जो 7 सिस्टर्स में से, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम पहुँचता है। ठीक है, और आपका महाराष्ट्र और
महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, ठीक है। तो अब अभी हमारा क्या खत्म हो गया, गवर्नर खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो चीफ मिनिस्टर चलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए, मान लो मिनिस्टर की बात कर रही हैं, चीफ मिनिस्टर छोड़ दो, खाली मिनिस्टर की बात करेंगे, मंत्री की। एक है यूनियन लेवल पे मिनिस्टर कोई, ठीक, एक है यूनियन लेवल पे मिनिस्टर कोई, एक है स्टेट लेवल पे, यानी कि एक तो एमपी है और एक एमएलए है। एमएलए क्या भैया, ये बन गया एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। चलो फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, ठीक, ठीक। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एमपी बन के गया और मान लो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। तो आप ज़्यादा डेवलपमेंट किस पे कर पाओगे, कौन सी पोजीशन पे रह के कर पाओगे, ए पोजीशन पे या बी पे? ए पे, यूनियन पे। सीधा सिंपल सा उदाहरण है, ये एक पर्टिकुलर एरिया की बात है, यहाँ पे इतना, यानी कि ये बोर्ड जो है हमारा, ये इंडिया है। तो यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूरे बोर्ड का है, और मान लीजिए यहाँ से मैं कोई ले रही हूँ तो वो केवल इस एरिया का मिनिस्टर है, तो वो केवल इस एरिया के ऊपर बात करेगा। यानी कि कोई भी रिवोल्ट होगा ना, रिवोल्ट बिन कोई भी क्रांतिकारी विचार आएंगे ना, तो वो कोई भी एमएलएज नहीं कर सकता, उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि यूनियन हर मामले में हैवी होता है, हावी हो जाता है। क्यों होता है? गवर्नर उन्हीं का ही तो बंदा है। अगर प्रेसिडेंट, बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार ही अपने पद पे बने रहेंगे, पर प्रेसिडेंट सिर्फ बनाते हैं और हटाते हैं, पर बनवाता कौन है? पीएम। हटवाता कौन है? पीएम। अगर पीएम को लग रहा है कि हमने ये बंदा अपॉइंट किया था और ये स्टेट के साथ मिल गया, हटा देंगे उसको फटाक से, दूसरा गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। तो किसी भी तरीके से, कैसे भी करके, जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के ऊपर कंट्रोल रखती है। समझ में आई? किसी भी तरीके की भी कोई क्रांति होगी या बहुत बड़े लेवल का कोई मैटर उठाया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई मैटर उठाया जाएगा, वो कभी भी स्टेट लेवल पे नहीं उठेगा, यूनियन लेवल पे उठेगा। जी हमारे यहाँ पे आज की सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन है? इंडिया छोड़ दीजिए, ऑल वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया, मोदी। बट जब गुजरात के सीएम थे तब उन्हें कौन जानता था? कितने लोग जानते थे? डेवलपमेंट किया, पर्टिकुलर गुजरात का डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, बट ऑल इंडिया लेवल पे हम तो नहीं जानते थे उस समय कोई मोदी जी भी हैं, या कोई मोदी नाम का, भाई नरेंद्र दामोदर नाथ, नरेंद्र नाथ क्या है इनका पूरा नाम, ठीक है, हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक, ठीक है, ठीक, समझ में आई? तो जब ये गुजरात में काम कर रहे थे, गुजरात की पॉलिटिक्स में थे, तब तक इन्हें कोई नहीं जानता था, पर्टिकुलर गुजरात के लोग जानते होंगे, ठीक। केजरीवाल जी हमारे यहाँ पे बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। क्यों है? इतनी भी फेमस ये इसलिए हो गए क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया की कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। यहाँ पे सीएम है, और ये क्या है कि एक वो धरने वरने वाले प्लेटफॉर्म से उठ के आने वाले बंदे, आईआरएस में सेलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस में ये क्या थे? एम्प्लॉय थे, रिजाइन करके उसमें आए थे, फिर पॉलिटिक्स में आ गए, इसलिए फेमस है। बट ऑल इंडिया लेवल पे तो ये फेमस हो गए, बट इंटरनेशनल लेवल पे कौन जानता है? साउथ में कोई नहीं जानता इतना। और अभी यहाँ पे बात करें मोदी की, तो इंडिया छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल पे उनको जानते हैं। क्यों जाने? क्योंकि वो अब यूनियन में काम करते हैं, ना कि स्टेट में। अब आप समझ गए कौन पावरफुल है? यूनियन, ठीक है, मोदी नहीं, यूनियन, ठीक है, ठीक है ना। तो बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल का टॉपिक हमारा होगा गवर्नर।